नमस्कार। हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम ढोला मारूरा दोहा पढ़ रहे हैं। 131 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज 132 से पढ़ेंगे। ढोला मारूरे दोहे में मारवाणी की विरह वृथा को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, उपमानों के द्वारा, रूपकों के द्वारा कवि ने अभिव्यक्त किया है। और ये एक संदेश जो संदेश वाहक के साथ भेज रही है, इस प्रकार की जो कल्पना है वो लोक जीवन में या लोक मान्यता के अनुसार या लौकिक काव्य की बहुत बड़ी विशेषता इस काव्य में हमें दिखाई देती है। पंथी एक संदेश लो लग ढोलई पहचाई, जंगा केलन फल गई शातिज वर्षत आई। ऐसा एक उदाहरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र के जल की वर्षा होने पर अगर वो सीप में गिरती है तो मोती बन जाता है, और अगर वो केले के कदली फल पर गिरती है तो उससे कपूर की उत्पत्ति होती है। तो राइटर यहाँ ये बताना चाह रहा है कि नायिका इस लोक उपमान को ध्यान रखते हुए, इस लौकिक कथा को, आख्यान को ध्यान रखते हुए कवि ने ऐसी कल्पना की है। और जो नायिका है वो संदेशवाहक को ये कह रही है कि जंघाएं रूपी जंघाओं को केले के केला जो फल होता है उसका जो तना होता है उसकी उपमा साहित्यिक रूढ़ी के अनुसार जंघाओं को दी जाती है। तो नायिका ये कह रही है कि उसकी जंघाएं रूपी जो जिसकी हम केले के वृक्ष की तने की उपमा देते हैं वो पूरी तरह से फल गई का मतलब क्या है, पूरी तरह से भोगने के योग्य हो गई है या पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। तो अब तुम स्वाति नक्षत्र के जल की वर्षा करो तो क्या होगा, कपूर की प्राप्ति होगी। अर्थात यहाँ कपूर नायिका कवि ने उस सुख की उत्पत्ति के लिए प्रयोग में किया है कि जो भोग उपभोग के बाद में नायक नायिका को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कवि ने जंघाओं के केले के वृक्ष के तने की उपमा देते हुए ये बताया है कि वो पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। भावार्थ वही निकलेगा कि नायिका नायक को बुलाने के लिए आमंत्रण भेज रही है। पंथी एक संदेश लग ढोलई पहचाई, सावज संबल तोड़ से बैसा सनई न जाए। इस पद को पढ़कर, इस दोहे को पढ़कर के नायिका की विरह व्यथा की विकलता यहाँ दिखाई दे रही है। वो ये नायिका ये कह रही है, हे पथिक एक संदेशा ढोला तक पहुंचाना। सावज यानी स्वाप्रद अर्थात एक हिंसक पशु, कि वो जो हिंसक पशु है वो अपना संबल तोड़ रहा है। अर्थात यहाँ पर हिंसक पशु की उपमा यौवन को दी गई है। बैसा सणी, विश्वास देने पर भी अब वो मेरे वश में नहीं रह रहा है। अर्थात नायिका ये कह रही है कि यौवन पूरी तरह से, नायिका यौवनवती हो गई है और वो यौवन है वो पूरी तरह से छा गया है, वो हिंसक पशु के समान हो गया है। अर्थात अब उसके बस में वो रह नहीं रहा है। इसलिए ये विश्वास देने पर भी कि एक दिन नायक आएगा, ढोला एक दिन आएगा, अब वो मेरे बस में नहीं है और अब वो सारे संबल तोड़ रहा है। संबल तोड़ने का मतलब है अब वो पूरी सीमाओं का उल्लंघन करना चाहता है, इसलिए विश्वास देने पर भी वो मेरे वश में नहीं है। आगे के दोहे में ये बताया गया है, पंथी एक संदेश लग ढोलई पहचाए, जोबन जायो प्राहुणम वेम इरऊ घर आए। यहाँ भी इस लोक गाथा का या लोक कथा का या लौकिक आख्यान का प्रयोग कवि ने किया है नायिका की यौवन के लिए। कि यौवन क्या है, प्राहुणों यानी पाहुना, कि यौवन है वो क्या है, पाहुनी के समान है, मेहमान के समान है। और वे में इरो यानी शीघ्र, इसलिए तुम शीघ्र ये घर को लौट आओ। अर्थात अगर तुम्हें यौवन फल का आनंद लेना है तो यौवन भी मेहमान के समान होता है। जो हमारे जीवन की 3 अवस्था होती है, बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था। तो यौवन भी क्या है, मेहमान के समान है। थोड़े समय वो रहता है और फिर वो वापस वृद्धावस्था की ओर जो है वो गति हो जाती है। इसलिए तुम क्या करो, शीघ्रता से घर को आ जाओ। यौवन को यहाँ पर पाहुना यानी मेहमान, पथिक की उपमा दी गई है। तो यहाँ पर नायिका ये संदेश भेज रही है कि यौवन क्या है, मेहमान के समान है, पाहुने के समान है, इसलिए अब तुम शीघ्र ही घर को आ जाओ और इस यौवन का आनंद लो।
पही भमंतम जो मिलई कहे अमीणी बत, धन कण यररी कम बजऊं सूकी तोई सुरत। नायिका की विरह व्यथा की मनोवैज्ञानिकता यहाँ हमें दिखाई देती है। पही यानी पथिक, भमंत यानी घूमते हुए, अगर तुम्हें मेरे प्रिय मिल जाए तो अमीणी यानी हमारी, बत यानी बात, हमारी बात कहना। क्या हमारी बात कहना? धन यानी जो नायिका है तुम्हारी पत्नी है, कण यररी कम्ब, कनेर की डाली के समान है, और तुम्हारी याद में वो क्या हो गई है? पूरी तरह से सूख गई है। सुरत यानी याद में, सूख यानी सूख गई है, तो यानी तुम्हारी, कि तुम्हारी याद में कनेर की जो डाली होती है वो बहुत पतली सी होती है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे कनेर की जो डाली है वो समय आने पर सूख जाती है, मौसम के अनुकूल उसमें फल आता है, तो वो तुम्हारी जो पत्नी है वो भी कनेर की डाली के समान पूरी तरह से सूख गई है तुम्हारी याद में। अर्थात भावार्थ यही है कि तुम्हें अब आकर के और मारवाणी को ले जाना चाहिए। पंथी एक संदेश डऊं कहिजऊं सात सलाम, जबती हम तुम बीछड़े नैने नींद हराम। इस दोहे में नायिका ये संदेश भेज रही है कि एक संदेशा हमारे सात सलाम कहने के बाद उनको कहना। सात सलाम का मतलब है आदर पूर्वक। सात सलाम ये भी एक राजस्थानी लौकिक रीति रिवाज है कि सात सलाम का मतलब यही है कि बहुत ही आदर सम्मान के साथ तुम हमारी ये बात ढोला को कहना। क्या कहना? कि जब से हम तुम बिछड़े, जब से हम तुम अलग हुए हैं, तब से क्या हुआ है? नैने, मेरी नेत्रों में नींद नहीं आती है। हराम होने का मतलब आते नहीं है, कि नैनों में नींद नहीं आती। इसका मतलब यही है कि नायिका ये कहना चाहती है कि विरह व्यथा हमें ऐसी सता रही है कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है। कुल मिलाकर के सारे ही दोहों में विभिन्न उपमानों के द्वारा नायिका अपने विरह की व्यथा है उसको ढोला को कहलवाना चाहती है कि हे ढोला, नायिका यौवनवती हो गई है, अतः तुम शीघ्र ही आकर के उसको ले जाओ, या तुम आओ और इस यौवन फल का आनंद लो और नायिका की विरह व्यथा को दूर करो।